जीएस विजन की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मिश्रा। विद्रोह पर चर्चा करेंगे हम इसमें। जनजातीय विद्रोह हमारा आज का टॉपिक है और 65 बीपीएससी मेंस का ये हिस्ट्री का दूसरा क्लास है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जनजातीय विद्रोह, दो तरह के विद्रोह है, एक जनजातीय विद्रोह और फिर किसान विद्रोह। और जो तीसरा हमारा वीडियो होगा वो होगा 1857 के महाविद्रोह का। तो जनजातीय विद्रोह पिछले साल अगर 64 से बीपीएससी मेंस अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो एक उसमें क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोहों की चर्चा और उसकी असफलता के बारे में टिप्पणी करना है। ये पिछले साल का क्वेश्चन है। तो वो जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की बात उसमें की गई है। उसमें जनरली पूछा गया है कि 19वीं सदी की जनजातीय विद्रोह, तो उसमें उदाहरण देकर के समझाना था कि उदाहरण देकर के आप इसे बताएं। तो उसमें आपको पूरा उदाहरण देना है, चाहे वो कोल विद्रोह हो या फिर खासी विद्रोह हो जो कि मेघालय में हुआ, या फिर रामोसी विद्रोह है जो कि महाराष्ट्र में हुआ। तो एक आपको जनरल क्या करना है इसमें जनजातीय विद्रोह में, तो मैं आपको बताता हूँ तरीका कि किस तरीके से हम आंसर राइटिंग करेंगे। जैसे देखिए, जनजातीय विद्रोह है तो सबसे पहले तो किसी विद्रोह के सबसे पहले कारण आप लिखेंगे, कारण लिखेंगे और इसके स्वरूप और इसके प्रभाव। असफलता के कारण पर भी हमें चर्चा करना है इसके, कि इसकी असफलता के कारण क्या रहे हैं। इसमें है नेतृत्व। नेतृत्व किसने किया या इसमें शामिल नेता कौन है। देखिए, प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन मेंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट कम है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। और स्वरूप, प्रभाव और असफलता ये पूरा हमें समझाना होता है। जबकि अगर आप पीटी की बात करें तो पीटी में खास करके राज्य स्तरीय सिविल सेवा आयोग में ये इसी में प्रश्न ज़्यादा आता है। एक इसकी तारीख पूछी जाती है और इस पर ज़्यादा आता है। तो कोई भी जनजातीय विद्रोह तो एक जनरल कॉन्सेप्ट हमें यह विकसित करना है कि हमें जानकारी लेना है कि जनजातीय विद्रोह आखिर हुआ है तो उसका बैकग्राउंड क्या था, उसका कारण क्या था, उसका स्वरूप क्या था, उसका प्रभाव और कौन से ऐसे कारण थे जो उसे असफल होने पर बाध्य किए। इसके बाद आता है उदाहरण, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था कि उदाहरण देकर समझाएं, उदाहरण देकर समझाएं। तो उदाहरण का मतलब क्या हुआ कि नेम ऑफ द रिवॉर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू राइट इन एग्जाम्पल्स। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण में देंगे, जैसे रामोसी, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, या फिर आप लिखेंगे खासी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, तो तमाड़ विद्रोह। तो वो सब उदाहरण हो जाएंगे कि जो आपने प्री में फैक्ट्स आपने जो याद किया था वो तो इसको उदाहरण हो जाएंगे। अगर पूरा जनजातीय विद्रोह की बात अगर करें तो कभी कभी प्रश्न क्या होगा कि आपसे पूछेगा कि जनजातीय आंदोलन में बिरसा मुंडा की भूमिका पर टिप्पणी करें। अब हमारा जो केंद्र है वो बिरसा मुंडा केंद्र हो जाएगा। फिर हम उस प्रश्न पर आते हैं। अभी एक जनरल प्रश्न हमारे पास ये है कि पूरे जनजातीय विद्रोह की हम बात करते हैं कि जनजातीय विद्रोह होने का कारण क्या था, सबसे पहले हमें देखेंगे, फिर नेतृत्व और प्रभाव पर हम चर्चा करेंगे। तो नेतृत्व जो है वो नेतृत्व अलग अलग आंदोलन के अलग अलग नेतृत्व हो जाएंगे, इसीलिए ये वाला सेगमेंट हम यहाँ से हटाएंगे। वो पार्टिकुलर हम देखेंगे जब तब देखेंगे उसमें। तो कारण में अगर आप देखेंगे तो कारण में देखिए, सबसे पहला कारण इसका क्या है। सबसे पहला कारण इसका है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों का अतिक्रमण या क्षेत्रों में प्रवेश करना और हस्तक्षेप ये पहला कारण है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश और हस्तक्षेप। जैसे अंग्रेज धीरे धीरे प्रसार कर रहे थे भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर,
तो जैसे एक है कि लैंड हुआ, जैसे मैदान प्लेन्स में उन्होंने आए, जैसे बंगाल में आए, बंगाल बिहार इन क्षेत्रों में। अब जो फॉरेस्ट का एरिया है अब वहाँ भी लोग जाने लगे। क्यों? आपको पता है कि फॉरेस्ट जो है वो रिसोर्स में रिच होता है और बहुत सारे रिसोर्सेस वहाँ होते हैं, तो उसके लिए ये लोग अब वहाँ जाने लगे। अब जैसे ही ये जनजातीय क्षेत्र में पहुँचेंगे तो पहुंचने के बाद अपने हिसाब से दोहन करेंगे वहाँ के संसाधनों का। अच्छा, वहाँ के संसाधनों का दोहन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके अधिकारों का अतिक्रमण हो जाएगा। तो जनजातीय लोगों के अतिक्रमण हो गया अधिकारों का और उनके जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप हो गया। जिस तरह से स्वतंत्रता से अपनी प्राइवेसी से लोग रहते थे उनका हनन होने लगा। पहला कारण ये रहा। दूसरा कारण यह है कि ब्रिटिश के साथ जमींदार, साहूकार, ठेकेदार, का प्रवेश। अंग्रेज तो गए ही और अंग्रेज के साथ साथ जमींदार भी गए, साहूकार गए, ठेकेदार गए, क्योंकि यही सब तो अंग्रेजों के सहायक थे। आपको पता हो कि अंग्रेज तो मुट्ठी भर संख्या में थे और भारत में उनकी पकड़ जमींदार, साहूकार और ठेकेदार के द्वारा ही भारत में उनकी पकड़ हुई थी और यही लोग उनके उपकरण थे, क्योंकि जमींदार के माध्यम से उन्होंने यहाँ की ज़मीनों पर अपना कब्जा कर लिया। जमींदार को एक हिस्सा टैक्स देते थे, अब बाकी टैक्स इन्हें देते थे, तो जमींदार के लिए भी विन विन सिचुएशन था। जमींदार और ब्रिटिश दोनों के लिए एक दोनों को लाभ पहुंचाते थे। और जमींदार एक ऐसा आया जो एक परजीवी तत्व था जिसका उत्पादन में कोई भूमिका नहीं थी लेकिन उपभोग का बड़ा हिस्सा ले लेता था। तो इस तरीके से जमींदार अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो गए थे भारत में और इन्हीं के माध्यम से एक विस्तृत क्षेत्र पर वो अपना अधिकार जमा लिए थे। दूसरी बात, जमींदारों के लठायत भी होते थे, तो अंग्रेज़ों के लिए ये एक शक्ति के रूप में भी काम करते थे कि लगान अगर वसूल ना हो तो लगान वसूलने के लिए एक क्षेत्रीय शक्ति जमींदार उन्हें मुहैया करा देते थे। दूसरा, साहूकार एक आर्थिक शोषण का कारण बने, क्योंकि साहूकार का भी अंग्रेजों से गठबंधन होता था, गठजोड़ होता था और साहूकार कर्ज दे देते थे, कर्ज देते थे यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि उनके पास आवश्यकता के लिए धनराशि तो होती नहीं थी, क्योंकि सभी संसाधनों का तो दोहन अंग्रेजों के द्वारा कर के रूप में ले लिया जाता था। अब उनके पास संसाधन होते नहीं थे और आवश्यक आकस्मिक स्थिति होने पर उन्हें जब पड़ती थी संसाधनों की आवश्यकता तो यही साहूकार उन्हें देते थे, सूद पर पैसा देते थे और वही सूद पर पैसा देकर फिर इन्हें वसूलने आते थे और सूद की रकम और सूद का जो परसेंटेज होता था वो बहुत हाई रखा जाता था वसूलने के लिए और फिर उनसे पैसे लिया जाता था और अगर वो नहीं दे पाते थे तो उनके साथ तरह तरह की यातनाएं की जाती थी, तरह तरह की यातनाएं उनके साथ की जाती थी। तो इस तरीके से आर्थिक शोषण साहूकार करते ही थे और जमीन वगैरह जमींदारों के हाथ में आ जाता था गरीबों का, क्योंकि एक नियम था, एक नियम था, सूर्योदय का नियम था कि अगर सूर्योदय होने से पहले एक जो तिथि फिक्स की जाती थी कि महीने की इस तिथि को आपको टैक्स जमा कर देना है, तो उस दिन के सूर्योदय तक अगर किसान जमींदार को नहीं दे देता था जाकर टैक्स तो वो फिर किसान का ज़मीन जमींदार हड़प लेता था और वो ज़मीन गंवा देता था किसान। तो इस तरीके से एक शोषण होता था, ज़मीनें छीन ली जाती थी और कई बार तो ऐसी घटना होती थी कि ज़मींदार जानबूझकर किसानों को, जानबूझकर खेतीहर को अपने लठैत भेजकर वो रास्ते में पिटवाते थे उनको कि वो शाम तक न पहुँचे, सूर्योदय तक हमारे पास न पहुँचे, क्योंकि अगर सूर्योदय तक हमारे पास पहुँच जाएगा तो लगान दे देगा तो फिर हम उसके खेत कैसे छीनेंगे। तो खेत छीनने के लिए वो अपने आदमी को भेज देते थे ताकि जाओ और तुम रास्ते में उसे पीट कर किसी तरीके से व्यवधान डालो कि यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, और अगर नहीं पहुँच पाए तो फिर कहते थे कि तुम तो समय से लगाने में दिए नहीं और तुम्हारी ज़मीन अब मेरी हो गई।
तो ये था सूर्योदय का, सूर्यास्त का नियम ये था। और सूर्यास्त का नियम आप याद रखें दोनों के लिए था। अंग्रेज लोगों के प्रति जवाबदेही जमींदारों की होती थी कि एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त से पहले जमींदार भी अपना जो उनका रेवेन्यू टैक्स जो होता था, पूरे ज़मीन का लगान, भू राजस्व, वो अंग्रेज़ों को देना होता था। और अगर नहीं देते थे तो उनकी ज़मींदारी चली जाती थी। लेकिन उनके साथ वो शोषण नहीं होता था जो ज़मींदार किसानों के साथ शोषण किया करते थे। तो ये रही। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे ज़मींदार शब्द आ रहा हो तो एक बहुत बड़ा शोषक वर्ग है ज़मींदार। तो ब्रिटिश के साथ साथ जमींदार, साहूकार और ठेकेदारों का प्रवेश हो गया। और इनका प्रवेश जब हुआ है जनजातीय क्षेत्र में, तो प्रवेश के बाद क्या होगा? शोषण होगा, इनका शोषण होगा। अब दो चीज देखिए, ये जो बाहरी लोग वहां पर गए हैं, ये सब बाहरी लोग हैं ना। बाहरी लोग का मतलब ये सब जनजाति लोग नहीं है, बाहरी हैं। और इन्हीं बाहरी लोगों को कहा गया है दीकू। दीकू। तो आप देखेंगे कि संथाल विद्रोह जब पढ़ेंगे तो वहां रहेगा दीकुओं को मारो, एक नारा दिया गया था, दीकुओं को मारो। तो दीकू का मतलब क्या है? नॉन ट्राइब। ये सब नॉन ट्राइब्स है, मतलब जो जनजातीय लोग नहीं है, जो बाहरी क्षेत्र हैं, ये सब दीकू हैं। तो दीकुओं को मारो, संथाल विद्रोह देखेंगे भी उसमें दिया हुआ था। लेकिन एक बात और याद रखना है कि उसमें यह भी कहा गया था कि गरीब दीकुओं को नहीं मारो। मतलब जो गरीब है, मतलब किसी के राइट्स को, किसी के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, किसी का शोषण नहीं कर रहा है, तो फिर उसे नहीं मारो। तो ये कम से कम उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि सभी दीकू को नहीं मारना है, वैसे दीकू जो शोषण करते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गया। अगर आप तीसरा हम कारण देखेंगे शोषण का, तो तीसरा कारण आप देखिए उसमें था कि निजी संपत्ति की अवधारणा। निजी संपत्ति की अवधारणा, इसे आप ऐसे लिख लें, दीकू। निजी संपत्ति की अवधारणा थोपना। कौन थोपा? ब्रिटिश लोग थोपे। और इससे पहले क्या था? इससे पहले जनजातीय लोगों में सार्वजनिक या सामुदायिक की संपत्ति की अवधारणा स्थापित थी। मतलब निजी संपत्ति की अवधारणा ब्रिटिश लोगों ने उन पर थोप दिया, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक संपत्ति की अवधारणा विकसित थी। तो वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट था कि जो संपत्ति है वो सभी की संपत्ति है, जो जंगल है वो सभी की जंगल है, ये जो जमीन है वो सभी का है। और इस पर वो लोग सार्वजनिक रूप से खेती किया करते थे। सार्वजनिक रूप से वो लोग खेती किया करते थे। अब एक प्रथा का नाम था खूंट कटी प्रथा। तो खूंट कटी प्रथा यही था कि लोग सार्वजनिक रूप से उस पर खेती किया करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे बैन कर दिया। और अंग्रेज वहाँ पर निजी स्वामित्व की अवधारणा वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी। क्योंकि आपको पता है कि कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश सरकार थी वो सब पूंजीवादी सरकार थी, और पूंजीवादी का निजीकरण से प्रत्यक्ष संबंध है। वर्तमान में भी आप समझ सकते हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें निजीकरण से डायरेक्ट उसका रिलेशंस है। अब वर्तमान में भी देख रहे हैं, जैसे जैसे देश पूंजीवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था भी निजीकरण की तरफ मुड़ती जा रही है। तो यह एक समस्या थी कि निजी संपत्ति की अवधारणा वहाँ पर उन पर थोपा गया। और एक ठेकेदार होते थे, वो ठेकेदार के पूरा ठेका दिया जाता था कि ये क्षेत्र आपको ठेका दिया जा रहा है इसके अंतर्गत कार्य करने का। जमींदारी के माध्यम से वो कुछ एरिया का, कुछ खेतों का जमींदारी व्यवस्था की जाने लगी कि एक रेवेन्यू कलेक्ट करके वो अब देगा। और पहले क्या था कि पहले जनजातीय स्वयं ही उसके स्वामी होते थे और सभी तरह के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। अगला आप देखेंगे इसमें क्या थी, अगला है चौथा कारण इसमें हम देखेंगे, तो वो है कि अफीम उत्पादन पर रोक। लेकिन इसमें एक याद रखना है कि निजी व्यक्तिगत मतलब इस्तेमाल करने के लिए ये अफीम का है ना, निजी उपयोग के लिए
निजी उपयोग के लिए अफीम उत्पादन पर रोक लगा दी गई। ब्रिटिश लोग कहते थे कि अफीम पर उत्पादन होगा अफीम का, लेकिन अफीम का उत्पादन सीधे मेरे लिए होगा, मतलब गवर्नमेंट के लिए होगा, सरकार के संरक्षण में ही और सरकार के लिए ही अफीम का उत्पादन होगा, जिसे पूरी तरीके से गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। और अपने इस्तेमाल के लिए आप अफीम का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, अफीम की खेती नहीं कर सकते हैं। तो यह भी एक कारण था। एक और कारण हम देखेंगे इसमें, अगला जो कारण है वो अगला कारण है कि शराब बनाने पर टैक्स, जैसे आबकारी टैक्स करते थे, आबकारी कर लगाया जाना, जैसे 4 आना प्रतिघन इस पर लगाया गया था, लेकिन टैक्स लगा। तो शराब बनाने पर आबकारी टैक्स लगाया गया, यह भी कारण था। तो 6 कारण हमने देख लिया। एक और कारण देख लेते हैं। एक और कारण अगर देखें, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, ऊपर में लिखते हैं। एक और कारण इधर देखें, 7वां कारण हम देखेंगे। तो 7वां कारण में आप देखेंगे तो इसमें यह होगा, बंधुआ मजदूर के रूप में इन्हें दूर क्षेत्रों में भेजा जाना। अब ये क्या करते थे कि वहाँ के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाते थे और बंधुआ मजदूर बना करके उन्हें देश के दूसरे हिस्सों में भी भेजते थे। तो यह भी विरोध का कारण बन रहा था उनके अंदर कि यहाँ का लड़का है, उस क्षेत्र में है, जैसे छोटा नागपुर का एरिया अगर आप देखें, वहाँ का व्यक्ति को बंधुआ मजदूर बना लिए, मतलब ज़बरदस्ती, और फिर उसे देश के दूसरे हिस्से में, दूसरे राज्य में या कहीं भी उसे भेज देते थे कि वहाँ जाकर तुम काम करो। तो यह भी एक कारण था जनजातीय विद्रोह का। अगला एक और कारण अगर हम देखने का प्रयास करें तो एक और कारण देखेंगे, इसे धार्मिक कारण से डायरेक्ट रिलेट करेंगे कि ईसाई मिशनरियों का आगमन। ईसाई मिशनरी के आगमन। अब ईसाई मिशनरी आकर क्या करते थे कि अपना जो उनका आइडियोलॉजी है, उनका जो रिलीजन है, उसे वो एक्सपैंड करने का प्रयास करते थे और उसे थोपने का प्रयास करते थे। तो यह भी इनकी पहचान खतरे में आ गई, इनकी जो आइडेंटिटी थी सदियों से, वो खतरे में आ गई। तो ये आप देखेंगे कि ये जो 8 कारण हमने देखा, इसमें से 3, 4, 5 कुछ भी आपको याद हो तो आप मेंस में लिख करके चले आएंगे। 8 है, जरूरी नहीं कि 8 याद हो, लेकिन अगर इसमें आप मोटा मोटी देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो 4-5 तो याद रहेंगे ही आपके, और उससे भी काम आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें से एक जो प्रश्न बन रहा है हमारा कि जनजातीय विद्रोह के कारणों का उल्लेख करें। अपने आप में यह भी क्वेश्चन है और यह भी पूछा गया है, सिर्फ कारण से भी आपका प्रश्न आएगा, हालांकि हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं इसमें। तो कारण से अगर आता है तो आप कारण में क्या देंगे, सबसे पहले आप, जैसे सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लगाएंगे, आपको पता है मेंस लिखने का तरीका, उसके पहले में आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, और फिर बीच में हम मेन बॉडी लिखते हैं उसका, और फिर तीसरा में हम आगे चल के लगाते हैं उसका कंक्लूजन और निष्कर्ष लिखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम शुरू करेंगे इसका विद्रोह के बारे में, कि भारत में जो जनजातीय विद्रोह का ही एक अभिव्यक्ति था, जो कि भारत के विभिन्न वर्गों से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध उत्पन्न हुई आवाज़ का परिणाम था, जिसमें से सभी वर्गों ने अपने अभिव्यक्ति दी, जिसमें जनजातियों ने भी ब्रिटिश नीति के पड़े हुए दुष्परिणामों के फलस्वरूप विरोध प्रकट किया, और उसे ही जनजातीय विद्रोह कहा जाता है, जिसके विभिन्न कारण थे या जिसके निम्नलिखित कारण थे, ऐसे भी कह सकते हैं। और फिर आप इस कारणों की चर्चा करेंगे, और उस कारण में है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश और प्रवेश के बाद हस्तक्षेप। एक चीज इसमें से आप और भी जोड़ सकते हैं कि यह पहली बार जनजातीय लोगों के साथ हुआ इतिहास में। इससे पहले जितने भी सरकारें आई और गई, सरकार आने का मतलब जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल आ रहा है, चाहे वो इससे पहले दिल्ली सल्तनत के हैं या फिर मुगल लोग हुए, वो सब जब आए तो जनजातीय के जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया या कम से कम किया। तो इसलिए उनके अपने जीवन पर कभी भी बाहरी सत्ता का आभास नहीं हुआ। लेकिन पहली बार ऐसे जनजातियों के साथ हुआ कि उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप होने लगा, और अंग्रेजों ने न सिर्फ प्लेन क्षेत्रों में बल्कि ट्राइबल क्षेत्र में भी आप वहाँ पर इंटरफेयर शुरू कर दिया।
और यही कारण था कि जनजातीय लोगों में एक रोष उत्पन्न हुआ और वो रोष विद्रोह का रूप ले लिया। तो ये इस तरीके से हम इंट्रोडक्शन लगा करके आगे हम लिखेंगे। उसका कारण था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश और फिर हस्तक्षेप किया जाना, और ब्रिटिश के साथ जमींदार, देखिए ब्रिटिश जो जनजातीय लोग हैं उनको दो छोरों पर लड़ना पड़ रहा है। चलिए टी फॉर ट्राइब मैंने लिख दिया जनजातीय, तो ट्राइब लोग जो फाइट कर रहे हैं वो दो से फाइट कर रहे हैं। एक तो फाइट कर रहे हैं बी फॉर ब्रिटिश हम लिख दे रहे हैं, और दूसरी तरफ लिख रहे हैं आई फॉर इंडियन से ही उनको फाइट करना पड़ रहा है। अब देखिए, लेकिन ये जो दोनों हैं वो दोनों उनके लिए क्या है, उनको लिए दोनों दीकू हैं, वो लोग दीकू कहते हैं, उनके लिए शब्द है दीकू, मतलब नॉन ट्राइब है। लेकिन आप समझिए कि जो ट्राइब्स लोग हैं ये लोग इंडियंस लोग भी इनके साथ नहीं हैं, ये लोग इनके साथ हैं। मैं इंडियंस की बात पूरी इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो शोषक तत्व हैं। जैसे एक तरफ वो साहूकार जमींदार से लड़ रहे हैं, ठेकेदार से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ से अंग्रेज से लड़ रहे हैं, और इनकी आरंभिक लड़ाई तो इन्हीं से हुई थी और ये इनको साथ दे दिए, तो फिर इनकी लड़ाई डायरेक्ट ब्रिटिश से हो गई। तो जनजातियों की जो लड़ाई थी वो एक तो है कि ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने की लड़ाई थी ही नहीं, शुरुआत में इनकी लड़ाई नहीं थी। इनकी लड़ाई अपने राइट्स का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको सुरक्षित करने के लिए था, उसके लिए अपने हक की लड़ाई थी, और वो लड़ाई थी यहाँ के जमींदार, साहूकार और ठेकेदारों से। लेकिन अंग्रेजों ने साथ उनका दे दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका साथ दे दिया, इसलिए इनकी लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी हो गई। तो ये पृष्ठभूमि है। अगला कारण हम देखेंगे कि जमींदार, साहूकार, ठेकेदार बहुत तरीके से इनका शोषण किया है। आप किताब पढ़े ही होंगे, उसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन चूंकि लिखने में शब्दों की सीमा का ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए आप इस तरीके से इसे शॉर्ट करके मैंने आपको पॉइंट्स वाइज निकाल दिया है, ताकि आप कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कह पाएंगे। अब एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देने की जरूरत नहीं कि जमींदारी ने ऐसे किया वैसे किया, लेकिन अगर आपको लिखने की इच्छा हो तो आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं। जैसे जमींदारों के द्वारा जो शोषण होता था उसका स्वरूप ऐसा होता था, तो जमींदारों के द्वारा जो शोषण होगा वो टैक्सेशन में होगा, टैक्स देने के लिए इनको बाध्य किया जाना या वसूल किया जाना, उनकी ज़मीन उनके हाथ से निकल जाना, तो जमींदार लोग हड़प लिया करते थे। साहूकार और ठेकेदार का मैंने बात बताया आपको, ये लोग पैसे देते थे और उसके बदले में सूद वसूलते थे जिसका प्रतिशत ज़्यादा होता था, और वो नहीं देने पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। ये जो जमींदार, साहूकार, ठेकेदार हैं, ये सब बहुत अमानवीय कृत्य करते थे, और उनका जो शोषण होता था वो शोषण मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों होता था। जैसे मानसिक में जैसे ऐसा प्रताड़ना मिलता था, जैसे महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना भी हुई है, ये लोग ये भी करते थे कि उन लोगों के महिलाओं के साथ बलात्कार भी करते थे, तो मानसिक और शारीरिक दोनों पीड़ा हुआ, और आर्थिक रूप से तो उनको चूसते ही थे, ज़्यादा से ज़्यादा लगान लेते थे, और उसी पैसे के लिए उनको तरह तरह के प्रताड़ना दिया जाता था। अब अगला हम देखेंगे कि निजी संपत्ति की अवधारणा। निजी संपत्ति की अवधारणा जो उनको सामने इंट्रोड्यूस किया गया वो अचानक सा परिवर्तन हो गया। और एक बात हमेशा आप याद रखेंगे कि किसी भी व्यवस्था में या किसी भी समाज में अचानक जो परिवर्तन थोपा जाता है वो नहीं, समाज इसके लिए तैयार नहीं हो पाता है। जैसे वर्तमान में आपने देखा था कि कुछ वर्ष पहले आपने देखा था, या इवन हम बात करते हैं जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो रहा था इंडिया में, उस समय जैसे हिंदू कोड बिल लागू किया गया था सबके लिए, लेकिन वहाँ पर मुस्लिमों का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत में नहीं लागू हो पाया। अब मुस्लिमों के लिए अलग कोड रखा गया, अभी तक भी अलग उनका शरीयत लॉ है, और ये कहा गया था कि अभी वो जो समाज है, मुस्लिम समाज है, अभी इसके लिए तैयार नहीं है कि उसमें वो परिवर्तन किया जाए। और ऐसी बात किया गया था कि आने वाले समय में जैसे जैसे परिपक्व होगा वैसे वैसे इसे लागू किया जाएगा। अब आज 70 साल हो गए और अभी इस पर बहस अभी जारी है। फिलहाल कहने का मतलब यह है कि किसी भी समाज में जो अचानक परिवर्तन आप करेंगे तो समाज से उसके लिए विरोध उत्पन्न होगा। यही हाल यहाँ पर भी हुआ। निजी संपत्ति की अवधारणा लागू करने से उनको पूरी व्यवस्था ही बदली हुई नजर आने लगी, क्योंकि इससे पहले सामुदायिक संपत्ति की उनकी अवधारणा रही थी। और एक बात ज़्यादा हमें यह भी ध्यान रखना है कि जनरल वे में, और इसके आप देखेंगे हर जगह उदाहरण, पूरे आप मध्यकाल में भी देखेंगे, आधुनिक काल में भी देखेंगे कि जैसे जनजातीय जो लोग होते हैं तो जनजातीय लोगों में समानता की भाव होती है हर जगह। आप हड़प्पा में भी देख लें, हड़प्पा के बाद अगर आप बात करें यहाँ मिडल ईस्ट में अगर आप आए, जैसे अफगानी शासक भारत में होते, आपको पता है कि अफगानी शासक जो होते थे वो अगर उनके मंत्री खड़े हो जाते थे तो सुल्तान भी खड़ा हो जाता था, मंत्री बैठते थे तो सुल्तान भी बैठ जाता था।
और ख़ास करके अफ़गानी जो प्रचलन था उसमें, अफ़गानी शासन में सब प्रचलन था लोधी वंश में, क्योंकि जो अफ़गानी शासन था वो जनजातीय पर आधारित था। तो किसी भी जनजातीय व्यवस्था में समानता ज़्यादा होती है। ऋग्वेदिक काल में भी आपको याद होगा कि ऋग्वेदिक काल में जो राजा होता था तो राजा की शक्ति उतनी अधिक नहीं थी और उस पर तरह तरह के अंकुश थे। वो एक समान लोगों की तरह ही होता था, बस एक युद्ध के लिए राजा की आवश्यकता होती थी, इसीलिए युद्ध के लिए राजा का चुनाव आप उसी में से एक में किया जाता था। ये नियम था ऋग्वेदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वो नियम चेंज हो गया और राजा की शक्ति में वृद्धि होने लगी। क्यों? क्योंकि जनजातीय व्यवस्था टूटने लगी और वो व्यवस्था एक दूसरे तरफ मूव कर गई, मतलब व्यवस्था बढ़ गई, व्यवस्था में वृद्धि हो गई। कहने का मतलब है कि जनजातीय व्यवस्था जब टूटेगा, भौतिकवादता का विकास होगा, पूंजीवाद का विकास होगा। जैसे जैसे कोई व्यवस्था आर्थिक उन्नति करती है वैसे वैसे जनजातीय व्यवस्था टूटती है और आर्थिक उन्नति होने के साथ साथ सत्ता मजबूत होती है और राजा की स्थिति मजबूत हो जाती है, फिर राजधानी बनते हैं और भौतिकवादता देखने को मिलता है और वही हाल हुआ है। तो अब आप बाकी के इतिहास से पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि किस तरीके से पहले जनजातीय व्यवस्था होती थी, समानता ज़्यादा होता था, आर्थिक संपत्ति बढ़ी, बड़े बड़े राजधानी बनने लगे, बड़े बड़े राज्य बनने लगे। तो इस तरीके से राजा और मजबूत होने लगा और धीरे धीरे राजा देवता के समान हो गया। चाहे वो प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो। प्राचीन काल में भी अपने आप को देवता से तुलना की गई, या फिर मध्यकाल में भी आप देखेंगे कि मध्यकाल में भी यही कहा गया। बलबन ने भी अपने कहा कि वो खुदा की परछाई है। अकबर के संदर्भ में भी यही बात की जाती है। कहने का मतलब यह है कि निजी संपत्ति की अवधारणा थोपी गई और उससे पहले वहाँ पर क्या थी, सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा थी और यह भी विरोध का कारण बना। और फिर है कि निजी उपयोग के लिए अफीम उत्पादन पर रोक लगा दिया गया और ये सिर्फ सरकारी उपयोग के लिए, मतलब सरकार इसका जो बिजनेस करती थी उसके लिए रहा। निजी उपयोग के लिए वो लोग अफीम का उत्पादन नहीं कर सकते थे। यह भी असंतोष का एक कारण बना था। और है यहाँ पे शराब बनाने पर भी टैक्स लगा दिया गया, आबकारी टैक्स उन्होंने लगा दिया, तो यह भी एक कारण बना था। और फिर हमने देखा कि बंधुआ मजदूर, तो बंधुआ मजदूरी तो अपने आप में अपमानजनक है ही, लेकिन बंधुआ मजदूर के रूप में वहाँ के स्थानीय मजदूर को दूर दराज क्षेत्रों में भी भेजा जाने लगा। और फिर है कि ईसाई मिशनरी का भी आगमन हुआ, इसलिए उनके धार्मिक जो पहचान थी वह भी खतरे में आ गई। तो ये आप देखेंगे कि इसका पूरा कारण रहा और इस तरीके से कारण जनजातीय का समझ में आ गया। अब हम स्वरूप पर इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, स्वरूप का मतलब होता है कि कौन कौन से तरीके अपनाए गए विद्रोह के क्रम में। तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसे यह देखना है कि स्वरूप क्या था। तो स्वरूप में दो तरीके का हमें देखने को मिलता है। एक तो स्वरूप राजनीतिक भी था, हालांकि वो आगे चल के होगा, और दूसरा है कि सुधारवादी भी है। सुधारवादी भी है मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार की बात भी की गई थी। सांस्कृतिक सुधार की बात भी की गई थी, बिरसा मुंडा के द्वारा की गई थी। और बिरसा मुंडा ने उस सूथी पर बल दिया था। उन्होंने धार्मिक सुधार की बात की और उसने एकेश्वरवाद की तरफ, क्योंकि पहले थे बोंगा, उसके बाद हो गया सिंह बोंगा। बोंगा का मतलब देवता होता है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सिंह बोंगा मतलब एक ही देवता है, तो एकेश्वरवाद की तरफ मूव कर गया। तो उसने एक तरीके से अपने समाज में भी संदेश देने का प्रयास किया। एकेश्वरवाद होने का मतलब क्या है, यूनिटी ज़्यादा होगा, यूनिटी होगा तो एक दिशा में मूव करेगी सोसाइटी, इसलिए एकेश्वरवाद का नारा वहाँ पर दिया गया था। यह भी देखेंगे। राजनीति का मतलब क्या था, राजनीति में है कि आगे चल के हुआ था कि ब्रिटिश के विरुद्ध ब्रिटिश सत्ता उखाड़ने का प्रयास भी होने लगा। एक इसमें यह भी हम देखेंगे कि हिंसात्मक ये रहा, क्योंकि सबसे पहले हमें जानना है कि जिन वर्गों पर, मैंने पहले ही बातें बताया था कि अंग्रेजी नीतियों का भारत में विभिन्न वर्गों पर विभिन्न तरह का असर पड़ा, विभिन्न तरह का असर छोड़ा, और उन वर्गों से उस असर के हिसाब से ही विरोध उत्पन्न हुआ।
लेकिन उनके विरोध के तरीके भी अलग अलग थे। अब देखिए, जनजातीय लोगों की तुलना आप कांग्रेस के शुरुआती चरण के नेताओं जैसा नहीं कर सकते, जो कि संवैधानिकता की बात करते, जो लोकतंत्र की बात करते, जो वैज्ञानिकता की बात करते, जो जस्टिस की बात करते, उस तरीके का तो होगा नहीं। तो इनका तरीका ही वही था, इसीलिए इन्होंने तरीका हिंसात्मक रूप ले लिया और वे अपने हथियार लेकर के आए और इसलिए हिंसा का इन्होंने सहारा लिया। इन्होंने अंग्रेजी अफसरों को मौत का घाट, एक दरोगा था टंडन, कोई लालजी टंडन करके दरोगा एक थे, उनका इन्होंने हत्या कर दी थी। इसमें फिर देखेंगे थाना फूंक दिया था, थाना के साथ साथ कचहरी इन्होंने फूंक दिया था, रेलवे लाइन की पटरियाँ वगैरह इन्होंने उखाड़ना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके की इनका जो घटना थी वो हिंसात्मक थी, और हिंसात्मक में ये हथियार का इस्तेमाल भी किए थे। जो हथियार इनके पास थे उसका हथियार का इस्तेमाल इन्होंने, कैसे भाले बरसे ये सब का इस्तेमाल इन्होंने किया था। महेश लाल टंडन नाम था जिसकी हत्या की गई थी दरोगा की, महेश लाल टंडन। खैर, तो ये हिंसात्मक देखने को मिलेगा। तो ये इनका स्वरूप था। अब स्वरूप में देखेंगे कि सबसे पहले लोग इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बाद सभी इकट्ठे हो जाते हैं, आदिवासी लोग, जनजातीय लोग, और फिर अपने आगे बढ़ाते हैं। दूसरा इसमें देखना होगा कि स्वरूप में लोग धर्म का भी सहारा लेते हैं। देखिए, धर्म जो है वो किसी भी संप्रदाय में आप देखेंगे या किसी भी व्यक्तियों के समूह में आप देखेंगे, धर्म सबसे प्रबल तत्व होता है। और पहले सभी लोगों को संगठित करने का सबसे बड़ा हथियार धर्म हुआ करता था, इसीलिए धर्म का सहारा लिए और इन्होंने घोषणा किया कि मैं ईश्वर का रूप हूँ। चाहे वो सिद्धो भगत हो, चाहे वो सिद्धो कान्हो हो या फिर बिरसा मुंडा हो, उन्होंने घोषित किया कि हम देवता हैं। तो धर्म में क्या हुआ कि देवता, तो दैवीकरण इसमें हो जाएगा खुद का, मतलब नेताओं का दैवीकरण होने लगा। तो नेता ने क्या किया कि इसमें स्वयं को देवता घोषित करना। अब इसमें दो है। संथाल विद्रोह में खुद को ठाकुर कहते हैं, है ना, सिद्धू खुद को ठाकुर कहते हैं, लेकिन वहीं अगर आप चले जाएंगे बिरसा में तो बिरसा अपने को बोंगा कहते हैं वहाँ पे। तो अभी धरती आवा उन्हें कहा गया था बिरसा मुंडा को। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे स्वयं को देवता घोषित किया गया उनके नेताओं के द्वारा, और फिर उन्हें संगठित किया गया। तो ये स्वरूप हम देखेंगे। तो स्वरूप कैसा रहा, तो हिंसात्मक था। राजनीति में तो राजनीतिक रूप से भी संगठित करने का प्रयास किया गया, सुधारवादी समाज सुधार के में भी कदम उठाए गए, और हिंसात्मक था, धर्म का सहारा लिया गया, मतलब स्वयं को देवता घोषित किया गया, और सिंह बोंगा की अवधारणा दी गई बिरसा मुंडा के द्वारा, मतलब कि एक है भगवान एक है, और एकेश्वरवाद का नारा दिया गया। और फिर यह कहा गया कि हम भी देवता ही हैं, यह बोला, और बोला कि देवता जो हैं वो हमें संदेश दिए हैं कि चाहे जो हो जाए जीत तुम्हारी होगी। बिरसा मुंडा ने ऐसा कहा था, और उन्होंने ऐसा कहा था कि ब्रिटिश भले ही गोली चलाओ, लेकिन तुम क्या करो कि तुम तीर कमान ही चलाओ, क्योंकि उनके द्वारा जो गोली चलाई जाएगी वो तो तुम्हें लगेगी ही नहीं, क्योंकि उधर से चलेगा गोली और तुम्हारे पास आते आते वो फल फूल बन जाएगा। इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था। तो हालांकि सुपरस्टिशंस था, धर्म, वो आप देखेंगे कि वहाँ पर देखने को मिलेगा कि अंधविश्वास भी है। खैर, ये हुआ। अब अगली बात क्या है कि प्रभाव क्या होगा। तो प्रभाव में यह है कि इनके हक में कुछ काम भी हुआ, जैसे संथाल परगना का निर्माण किया जाना इनके लिए, इनके जो राइट्स एक्सप्लॉइट हुए थे उसमें से बहुत सारे राइट्स इनको दे दिया गया। हम बात करते हैं इसमें एक एक करके। या दूसरा आप देखेंगे कि छोड़ानापुर टेनेंसी एक्ट लाया गया 1908 में, तो यह भी प्रभाव ही था। तो कुछ पॉजिटिव काम भी हुए हैं। और दूसरा यह हुआ कि भारतीय जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन में एक स्मारक के रूप में ये स्थापित हो गए। जैसे बिरसा मुंडा एक प्रतीक हो गए आंदोलन के, तो आगामी जितने भी आंदोलन थे उसमें बिरसा मुंडा एक प्रतीक बनकर उभरे। तो ये सब सकारात्मक प्रभाव हुआ। हालांकि ये सारे आंदोलन असफल रहे, ये सारे जो विद्रोह थे वो असफल रहे। लेकिन विद्रोह असफल क्यों रहे, तो विद्रोह असफल, तो असफलता के हम कारण देख लेते हैं। तो असफलता के कारण अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो असफलता के कारण है, आप ये समझिए कि ये जो विद्रोह किए थे, तो विद्रोह का रूप इनका कैसा था, हिंसात्मक था।
तो विद्रोह का जब आपका हिंसात्मक है तो हिंसा का उत्तर भी आपका जो शत्रु है हिंसा से देगा। अब फिर ये इस बात पर डिपेंड करेगी आपकी सफलता कि जो दोनों तरफ से हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है उसमें आपके हथियारों का स्तर कैसा है। और यही कारण है कि वर्तमान युग में हथियारों के होड़ है और अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा सभी प्रमुख प्रायः सभी देश हथियार खरीदने में लगा रहे हैं वर्तमान में। तो आप समझ सकते हैं कि जब हिंसात्मक युद्ध होता है तो फिर हथियार की क्वालिटी ही डिसाइड करता है कि युद्ध किसके पक्ष में होगा, युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आप देखें कि यहाँ भी यही हुआ कि इनके जो हथियार थे, किनके, जनजातीय लोगों के, वो हथियार थे वो परंपरागत हथियार थे, परंपरागत हथियार थे। जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार है ना, इनके पास, और अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, आधुनिक हथियार। दूसरा कारण अगर हम देखें तो यह देखें कि यहाँ जो युद्ध हो रहा है तो यहाँ के सैनिक कोई प्रशिक्षित सैनिक नहीं है, तो युद्ध प्रशिक्षण नहीं है, युद्ध प्रशिक्षण की कमी, युद्ध प्रशिक्षण के साथ साथ डिसिप्लिन की कमी है, अनुशासन की कमी है। अनुशासन, युद्ध में अनुशासन भी बड़ा महत्व रखता है, उसके तौर तरीके, किस तरीके से नियम फॉलो करने हैं, वो की कमी थी। इसके दूसरे तरफ अगर आप अंग्रेज की बात करेंगे तो अंग्रेज के जो सैनिक थे वो पूर्णतः प्रशिक्षित थे, वो ट्रेंड थे, और ट्रेंड के साथ साथ डिसिप्लिन भी थे और प्रोफेशनल थे। तो जो ब्रिटिश सैनिक हैं वो क्या है, प्रशिक्षित है, अनुशासित है और प्रोफेशनल है, व्यवसायी प्रोफेशनल है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो संसाधनों की कमी है, इनके पास संसाधन की कमी है। जबकि इनके पास संसाधन की कमी नहीं है तो सरकार ही लड़ रहे हैं, सरकार ही लड़ रही है। और ये है कि सीमित संसाधनों के साथ इनको युद्ध करना पड़ता है, तो इनके पास संसाधन की कमी है। चौथा अगर आप देखेंगे स्ट्रेटजी की कमी है, इनके पास स्ट्रेटजी की कमी है।